पर एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर शामिल है। इन हमलों में एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। कतर के रक्षा मंत्रालय ने भी बताया कि उसके तट पर खड़े तेल टैंकर पर ईरान से मिसाइल दागी गई। वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने ईरान और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर दक्षिणी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की बात कही है। इस बीच ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने हिजबुल्लाह की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के नेता इस्लामी दुनिया के सबसे बुरे दुश्मनों के खिलाफ ईमानदारी, दृढ़ता और धैर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उधर अमेरिका और इजराइल ने भी मध्य और दक्षिण पश्चिम ईरान में स्थित इस्पात संयंत्रों को निशाना बनाया है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि ब्रिटेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के तरीकों पर चर्चा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसकी घोषणा की। इन हालात में अब सबकी नजरें ट्रंप पर टिकी हुई हैं कि क्या वो ये जंग खत्म करने वाले हैं, और कुछ ही देर में ये तस्वीर भी पूरी तरह साफ हो जाएगी। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग जारी है, जिसका असर भारत में देखा जा रहा है। देश में ऊर्जा संकट ने जनता के बीच अफरा तफरी मचा रखी है और अब एलपीजी सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी ने जनता के साथ साथ विपक्ष का गुस्सा भी बढ़ा दिया है, जिससे मोदी सरकार हर तरफ से घिर चुकी है। तो क्या कुछ कहा है विपक्ष ने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने भारत में तहलका मचा दिया है। मिसाइलें ईरान में गिर रही हैं तो इसकी आंच भारत तक पहुंच रही है। देश में पहले से ही ऊर्जा संकट का खतरा मंडरा रहा है, जिससे आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में भूचाल मच गया है। और अब सरकार के एक बड़े फैसले ने इस तूफान को और तेज कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 218 रुपए तक बढ़ चुके हैं, जिसके बाद विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि महंगाई मैन मोदी का चाबुक फिर चला है। आज से कमर्शियल सिलेंडर 218 रुपए महंगा हो गया। पिछले 3 महीने में ही कमर्शियल सिलेंडर 525 रुपए महंगा हुआ है। 1 अप्रैल को ये 218 रुपए बढ़ा, 7 मार्च को 115 रुपए, 1 मार्च को 31 रुपए, 1 फरवरी को 50 रुपए और 1 जनवरी को 111 रुपए। हमारी सरकार आगे भी और अधिक वादों को पूरा करेगी। उदयनिधि स्टालिन की इस अपील ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। जैसे आप जानते हैं कि राज्य में 23 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जिसे लेकर पार्टियां लगातार जनता के बीच पहुंच रही हैं। ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है और इन्हीं रैलियों में पार्टियां एक दूसरे पर कई आरोप दाग रही है। खैर, अब देखना ये होगा कि डीएमके के हमलों का जवाब बीजेपी कैसे देती है। सीएम स्टालिन के हमले ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी मुसीबत में घिरते दिखाई दे रही हैं। उन्होंने ओडिशा के पूर्व सीएम बीजू पटनायक के खिलाफ टिप्पणी कर बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। बीजेडी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बीजेपी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसे में आखिरकार निशिकांत दुबे को बैकफुट पर आना पड़ा। उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन ये विवाद अब भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी सांसद अभी साल के 9 महीने बाकी है, वसूली जारी है। बता दें कि एलपीजी के अलावा रोजमर्रा की कई चीजें महंगी हुई है, जिसमें एयर टरबाइन फ्यूल, 900 से ज्यादा जरूरी दवाइयां महंगी हुई हैं, टोल टैक्स, प्लास्टिक गुड्स, स्टील, सेरामिक, ये सब शामिल है। और इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की रणनीतिक और आर्थिक नीति तहस नहस कर दी है, जिसका सीधा खामियाजा 140 करोड़ भारतीयों को उठाना पड़ रहा है। विपक्ष के लगातार हमलों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर अब सरकार की सफाई सामने आई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये साफ किया जाता है कि पेट्रोल और डीजल, जिन पर भारत मुख्य रूप से निर्भर है, इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है, इसके बावजूद तेल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हाल ही में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी केवल प्रीमियम पेट्रोल वेरिएंट XP 95, पावर 95 और स्पीड पर लागू होती है। ये हाई ऑक्टेन परफॉर्मेंस फ्यूल है, जिनकी कीमतों की समीक्षा हर 15 दिन में की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीमियम पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है और अब आखिरकार सरकार की सफाई सामने आई है। एलपीजी संकट को लेकर चर्चा तेज है, तो सुर्खियों में एसआईआर प्रक्रिया भी बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राजनीतिक दलों को प्रक्रिया पर गैर जरूरी संदेह फैलाने से बचने की हिदायत दी। वहीं अब इस मामले के अंतिम फैसले की तारीख भी सामने आ गई है। तो क्या है पूरा मामला और कब होगी ये सुनवाई, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जाहिर किया है। सीजे सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वो अब तक हुई प्रगति से खुश है।
मामले की अगली सुनवाई और अंतिम फैसला 7 अप्रैल को होगा। वहीं सुनवाई के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर जानकारी दी कि अब तक 47 लाख से अधिक दावों और आपत्तियों को निपटारा किया जा चुका है। अदालत ने नोट किया कि हर दिन औसतन 2 लाख मामलों को सुलझाया जा रहा है। सभी लंबित आपत्तियों पर 7 अप्रैल तक फैसला आने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने 19 अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन और उनके लिए 7 इमारतों के आवंटन की सूचना दी है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि संबंधित स्टाफ को समय पर भुगतान किया जाए। सुनवाई के दौरान टीएमसी के वकील कल्याण बनर्जी ने नए वोटरों को जोड़ने वाले फॉर्म 6 पर सवाल उठाए। इस पर सीजीआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप संदेह पैदा करने वाले बयान न दें। वहीं चुनाव आयोग ने ये साफ किया कि नामांकन की आखिरी तारीख तक नाम जोड़े जा सकते हैं। जस्टिस बागची ने अहम टिप्पणी की कि अगर कोई व्यक्ति इस चुनाव में वोट नहीं दे पाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अगर ट्रिब्यूनल बाद में किसी के पक्ष में फैसला देता है तो उसे दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। सॉफ्टवेयर का ढांचा ऐसा है कि नाम हटाने या जोड़ने की साफ वजह पता चल सकेगी। एसआईआर को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा तो असम विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम की और इस दौरान उन्होंने विपक्ष को घेरने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस को राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका गांधी पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी पर हावी नजर आई। असम में चुनावी रैलियां लगातार जारी हैं, जिसके चलते राज्य में नेताओं का जमावड़ा देखा जा रहा है तो एक दूसरे पर हमलावर भी दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच राज्य के सीएम एम के स्टालिन ने मणिपुर और यूपी का उदाहरण देते हुए बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। तो क्या कुछ कहा सीएम स्टालिन ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में चुनाव से पहले ही सियासी माहौल गरमाया हुआ है। पार्टियां एक दूसरे पर तीखा वार करती हुई नजर आ रही है और अब इसी कड़ी में राज्य के सीएम एम के स्टालिन ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जातिगत हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा या भीड़ हिंसा नहीं हुई है। ऐसी स्थितियां भाजपा शासित राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और मणिपुर में देखी गई। बीजेपी ने तमिलनाडु में ऐसी स्थिति पैदा करने की योजना बनाई थी, लेकिन हमारी पार्टी ने उसे नाकाम कर दिया। हमारी सरकार ने राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखी है। सीएम स्टालिन के इस बयान ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने बीजेपी को लेकर जनता से एक बड़ी अपील की है। चेन्नई के पास जोलारपेटई में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके का पूरी तरह से सफाया होना चाहिए और फांसीवादी भाजपा को तमिलनाडु में प्रवेश की इजाजत ना दी जाए। डीएमके सरकार चुनावी वादों को पूरा करने में सफल रही है। इसी कारण हम जनता के बीच आत्मविश्वास के साथ जा सकते हैं।